चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब समझो। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है K4 और ये बड़ा ब्रैकेट दिखाया हमने FeCN का होल 6 और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं आयंस में। यहां मैंने 1 माना। आयन में कैसे ब्रेक करते हैं? इस 4 को आगे ले लो तो 4K प्लस इस 1 को इसके आगे ले लो तो 1 FeCN का होल 6 इस तरह से लिखा हमने। ये जो 1 है वो इसकी पावर में प्लस में लिखेंगे +1 और यहाँ जो 4 है वो इसकी पावर में लिखेंगे माइनस में। इस तरह से इस कंपाउंड को हमने ब्रेक किया। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड हमको दिख रहा है इतना हिस्सा, इसमें FeCN से जुड़ा हुआ है और ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होंगे। ये दोनों फर्दर आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। नॉट आयोनाइज्ड नेक्स्ट टाइम, या ये कह लो कि ये फर्दर ब्रेक नहीं होंगे, फर्दर आयोनाइज नहीं होंगे। ये विशेषता होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है उनके दोनों आयन फर्दर आयोनाइज नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। पहला पॉइंट। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये थोड़ा समझते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं। पहले आप समझो, ये जो बॉक्स से बाहर है, इस ब्रैकेट से बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। और उस ब्रैकेट के जो अंदर है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस चैप्टर में आयंस और उनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये हमारा हो गया ब्रैकेट से बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर और ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ध्यान सुनना। K4 FeCN का होल 6। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Fe कहलाएगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, यहां Fe है सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होते हैं उनमें d ऑर्बिटल खाली होता है, तो इस सेंट्रल एटम के अंदर एम्प्टी d ऑर्बिटल पाया जाता है। खाली d ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे d ऑर्बिटल होंगे, उसमें 5 डिब्बे बताए जाते हैं d में, 1 2 3 4 5, ये खाली होंगे, एम्प्टी d ऑर्बिटल होंगे। दूसरा जो बगल में जुड़ा हुआ है Cn, ये सा, ये कहलाता है लिगेंड। लिगेंड वो स्पीसीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन, मान लो ये लिगेंड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, जो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सहायता से देता है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम के खाली d ऑर्बिटल को बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहां ये जो नंबर है 6, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ एटम, कितनी है 6, तो नंबर ऑफ एटम इनटू डोनर साइट। डोनर साइट को हम नाम देते हैं डेंसिटी। क्या नाम देते हैं? डेंसिटी। डोनर साइड क्या है? कितनी साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है।
मान लो CN की डोनर साइड 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 6 एटम है और डोनर साइड 1 है। डोनर साइड में बताऊंगा आगे। तो 6 × 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो ये था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ENTITY। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? ये दो तरह की हम मानते हैं। एक को कहते हैं कैटायोनिक एंटिटी और दूसरा होता है एनायोनिक एंटिटी। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज। क्या मीनिंग है इनके? थोड़ा आइडिया लेता हूं मीनिंग क्या है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, NiS2O का होल 6 और ब्रैकेट के लिखा ऊपर प्लस। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने लिखा FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर लिखा माइनस। तो देखो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे बोलेंगे हम कैटायोनिक एंटिटी। इस पूरे बॉक्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो उसे बोलेंगे हम एनायोनिक एंटिटी। तो पॉजिटिव हो तो कैटायोनिक एंटिटी, नेगेटिव हो तो एनायोनिक एंटिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक वर्ड होता है पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है? पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन की दो कैटेगरी मानी गई है। इसकी दो कैटेगरी मानी गई हैं। तो पहली कैटेगरी हम मानते हैं होमोलेप्टिक, और दूसरी कैटेगरी हम मानते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो पॉलीहेड्रॉन दो तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें जो लिगेंड है वो है H2O। 6 लिगेंड है और 6 की 6 एक जैसे हैं। यहां भी 6 लिगेंड है CN और वो भी सब एक जैसे हैं। तो जब सेम लिगेंड हो, एक जैसे लिगेंड हो, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा होमोलेप्टिक। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी होमोलेप्टिक है और ये वाला स्ट्रक्चर भी होमोलेप्टिक है। तो हेट्रोलेप्टिक क्या होंगे? मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा COCl2, CO कोबाल्ट, COCl2 और EN का होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ डिफरेंट लिगेंड हैं? एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये दोनों डिफरेंट लिगेंड हैं। जब डिफरेंट लिगेंड होंगे तो उसे नाम देते हैं हेट्रोलेप्टिक पॉलीहेड्रॉन। हेट्रोलेप्टिक पॉलीहेड्रॉन। यहां हम बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड क्या होते हैं? तो मैंने भी बताया लिगेंड के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल एटम को देता है। सेंट्रल एटम को ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये वाली स्पीशीज कहलाती है लिगेंड। अब लिगेंड के अंदर कंडीशंस होती है कि डोनर साइड कितनी है, कितनी साइड से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके बेस पर लिगेंड के टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है
मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो केवल एक ही डोनर साइड रखते हैं। ये लिगेंड, इसका इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन दिए सेंट्रल एटम को, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर दे रहा है, एक ही साइड से दे रहा है, तो उसको बोलेंगे वन डोनर साइड। तो इसमें एक डोनर साइड होती है, उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ठीक है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, ये मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल हैं जो लर्न होने चाहिए। सेकंड होता है बाइडेंटेड। सेकंड केस है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें 2 डोनर साइड होती है, 2 डोनर साइड। इनमें 2 डोनर साइड होती है, मतलब ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस साइड से भी दे सकता है और इस साइड से भी दे सकता है। दोनों साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल NH2 CS2 CS2 NH2, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है और ये नाइट्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 डोनर साइड हो गए। तो इस तरह से 2 डोनर साइड होती है इनमें। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं GL/, टेबल में आपको मिल जाएगी फुल फॉर्म। GL/, है DMG, और इसके अलावा EN, फुल फॉर्म वहां से टेबल से देखो और इनके नाम चेक कर लो, BIPY, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तीसरा लिगेंड होता है एम्बीडेंट। थर्ड लिगेंड का नाम है एम्बीडेंट लिगेंड। थर्ड लिगेंड का नाम है एम्बीडेंट लिगेंड। इनके अंदर 2 डोनर साइट होती है, इसके अंदर भी 2 डोनर साइट होती है, 2 डोनर साइट। लेकिन ये एक बार में केवल एक ही साइड से, इधर से नहीं देगा, इधर से देगा, इधर से देगा तो फिर इधर से नहीं देगा, किसी वन साइड से ही ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट यूज ओनली वन डोनर साइट, बट यूज ओनली वन डोनर साइट, लेकिन ये केवल अपनी एक ही डोनर साइट का प्रयोग कर सकता है एट ए टाइम। अच्छा, एग्जाम्पल में CN और उसका उल्टा कर दो NC, CN और उसका उल्टा कर दो NC, मतलब कार्बन साइड से भी दे सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी दे सकता है। NO2 और ONO, ओके। और एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, SCN और NCS। तो ये आपके एम्बीडेंट लिगेंड्स, क्या बोलेंगे इनको, एम्बीडेंट लिगेंड्स। ये मान लो CN है, तो ये नाइट्रोजन साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कार्बन साइड से नहीं देगा, और नाइट्रोजन साइड से नहीं दे रहा है तो ये कार्बन साइड से देगा। 2 कंडीशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन ये 2 कंडीशन में डोनेट कर सकता है। फोर्थ फैक्टर है आपके पास चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? ये कई साइड से, मैनी डोनर साइड, मैनी डोनर साइड, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, यहां बनती है रिंग का फॉर्मेशन। और ध्यान रखना, जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन, और इसलिए लिगेंड का नाम है चिलेटिंग लिगेंड। जहां भी रिंग का फॉर्मेशन होगा, चिलेशन बनेगा, वहां कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, कंपाउंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है चिलेटिंग लिगेंड? मान लो हमने लिया CS2 NH2 CS2 NH2,
ओके, ऐसे मैंने यहां लिख लिया NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, ये लिगेंड है, इनके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, और बीच में रख दिया मैंने कोई सेंट्रल एटम, मान लो M, इसने इसको दिए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दिए, और यहां से भी, तो डोनर साइड बहुत ज्यादा है, और देखो ये रिंग बन गई, तो रिंग बन जाती है। इसमें रिंग बनने की प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं, और जहां चिलेशन होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही ध्यान रखना, ऑक्जिलेट C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये ऑक्जिलेट का फॉर्मूला है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से देता है सेंट्रल एटम को, तो ये भी चिलेटिंग लिगेंड में आता है। किस में आता है? चिलेटिंग लिगेंड में, ऑक्जिलेट, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट। इसके अलावा EDTA भी चिलेटिंग लिगेंड होता है, EDTA भी चिलेटिंग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए आपको लिगेंड्स का नाम और लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है FeCN का होल 6 -4, हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालते हैं उसको लिखते हैं X प्लस 6 एटम हो गए इसके, और Cn का ऑक्सीडेशन नंबर लिगेंड से चेक करना होगा, उसकी वैल्यू होती है -1 इक्वल टू चार्ज -4, तो X इक्वल टू आ जाएगा +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल समझना चाहते हो हम, CONH3 का होल 6 +3, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, CO का निकालना है, तो X प्लस 6 NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इक्वल टू चार्ज +3, तो X इक्वल टू आ गया +3। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमारे पास है NiCO का होल 4, Ni का निकालना है, तो X प्लस 4 CO का हमें याद होना चाहिए, वो होता है 0, इक्वल टू, यहाँ कोई चार्ज नहीं तो 0, तो X इक्वल टू कितना? 0। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, CONO2Cl NH3 का होल 4 +1, CO का निकालना है, तो X प्लस 1 NO2 का टेबल से चेक करना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, याद होना चाहिए, प्लस एक एटम क्लोरीन का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, प्लस 4 NH3 का 0 इक्वल टू +1, तो X -1 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू आ गया +3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती हैं। दो एग्जाम्पल और समझ लो, CONH3 का होल 5 Cl +2, CO को निकालना है, तो X प्लस 5 NH3 का, बताइए NH3 का कितना? CO का X, 5 NH3 का 0, प्लस 1 Cl का -1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? +2, तो X -1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3। ये एग्जाम्पल समझ सकते हो, और एग्जाम्पल समझने तो समझो, CONO2 का होल 2
Py का ऑल ट्वाइस, Na3 का ऑल ट्वाइस +1, इसका निकालना है। तो X प्लस 2 इंटू NO2 का -1, 2 इंटू Py पायरिमिडिन का 0 होता है, अमोनिया का 0 इक्वल टू +1, X - 2 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू +3। इस तरह से हमको लिगेंड के चार्ज अगर याद हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट चल रहा है, उसमें कुछ एग्जाम्पल में देखो। मान लो आपने लिखा थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल, Fe4 FeCN का होल 6 और यहां लिखा है होल थ्राइस। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे, यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, इस वाले एटम को, इस वाली संख्या को इसके ऊपर लिखो प्लस में, और इस वाली संख्या को इसके ऊपर लिखो माइनस में। ठीक है, इतना लिख लिया। और मान लो मुझे निकालना है इसका, भाई इसका तो पता चल गया +3 है, और मुझे इसका निकालना है। तो देखो 4 एटम है इंटू +3, ब्रैकेट में लिख देता हूं +3, जिसका निकालोगे उसे मानेंगे x प्लस 6, तो ये हो गए। अच्छा, Fe के कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3x लिखो, और ये हो गया 6 18 18, और Cn का होता है -1 इक्वल टू 0। ओके, 4 12 प्लस के 12 प्लस के 3x -18 बराबर 0। तो ये 12, ये 18 है आपका 12, और ये 18, कितने बचे 6, 3x - 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस के 6, तो x इक्वल टू प्लस के 2, तो यहाँ आ जाएगा +2। ये टिपिकल एग्जाम्पल समझा दिया मैंने। अब समझाता हूं ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 बॉक्स हों, जैसे CO कोबाल्ट, CO O छोटा है, CO कोबाल्ट, Na3 का होल 6, एक ब्रैकेट, और साथ में एक और ब्रैकेट दिया है, 2 ब्रैकेट वाले कंपाउंड एक साथ, Cr Cn का होल 6, इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने लिखा PtCl4 और दूसरा ब्रैकेट में लिखा हमने PtNH3 का होल 6। ये डबल बॉक्स वाले एग्जाम्पल है। यहां एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक प्लेटिनम के केस में फेल हो जाती है, केवल प्लेटिनम के केस में, पीटी के केस में। तो ट्रिक हम बाकी सब में फॉलो करेंगे, प्लेटिनम में थोड़ा सा जो गड़बड़ है उसे सही कर लेंगे। तो ये एक तरह से लर्न कंसेप्ट है, इसका वैसे कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। ये लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लिगेंड की संख्या 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस संख्या का कर दो आधा, तो x इक्वल टू +3। ऐसे मुझे क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इस संख्या का कर दो आधा, 6/2, तो x इक्वल टू +3। तो यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी +3। ये कंसेप्ट हमेशा यूज होगा प्लेटिनम को छोड़कर। प्लेटिनम में क्या है, यहां मुझे इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये संख्या 4 है, तो 4/2, तो x इक्वल टू +2। तो यहां प्लेटिनम का +2 बिल्कुल सही है, कोई परेशान नहीं, बिल्कुल 2 सही लिखा है। अब आ जाओ इस वाले प्लेटिनम की बात। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये 6 है, /2, तो x इक्वल टू हुआ +3। ये हो गया आपका रॉन्ग। तो यहां केवल आप ये ध्यान रखो, प्लेटिनम के केस में कभी 3 नहीं होता है, प्लेटिनम कभी +3 नहीं शो करता है। जहां भी +3 आए, जहां भी +3 आए, उसे आप कैंसिल करके उसकी जगह +4 माने, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे +4। ये याद रखें बेटा, नहीं तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट रटना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। ये सिंपल ट्रिक है, जहां भी +3 आए, और किसी का नहीं, प्लेटिनम का, तो उसे हम +4 कर देते हैं, और ये बाकी का सब सही है।
तो इस तरह से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए EAN वैल्यू निकाली जाती है, जिसका EAN वैल्यू बराबर आए किसी नोबेल गैस के, जीरो गैस के, इनर्ट गैस के, तो समझ लिए स्टेबल है। नोबेल गैस के बराबर आया तो इसका मतलब स्टेबल है। जैसे सबसे पहले समझेंगे EAN का फॉर्मूला। EAN इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, सेंटर एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसका फॉर्मूला है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब समझिए एग्जाम्पल। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है K4 FeCN का होल 6। चेक करना है EAN वैल्यू। EAN वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ Fe। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा यहां से 4 K का प्लस 1 प्लस X प्लस 6 CN का माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू आ गया प्लस 2। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया यहां से प्लस 2। तो 26 और ये हो गया प्लस 2 वैल्यू इन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। यहां से वैल्यू सॉल्व की तो 24 प्लस 12 36 आ गया। और ये 36 जो वैल्यू है वो क्रिप्टन की होती है। एटॉमिक नंबर किसका होता है ये क्रिप्टन का। मैच कर गया। इसका मतलब ये स्टेबल फॉर्म आ गई। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, जैसे K3 FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल है। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 आएगा। EAN वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है EAN वैल्यू। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटॉम का Z 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। तो ये वैल्यू सॉल्व क्या आ रही है 35, जो क्रिप्टन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अनस्टेबल। तो क्वेश्चन ये है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जो क्रिप्टन के बराबर आ गया वो स्टेबल माना जाएगा।